तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर जी भी आज एक रोड शो और बस यात्रा कर रहे हैं। और जहां भी हम देखते हैं उनकी बस यात्रा की रिस्पॉन्स या जहां भी आज हम जा रहे हैं और लोगों से आवाम से मिल रहे हैं, एक चीज जाहिर है कि आज तेलंगाना में जनता ये जान चुकी है उनके साथ धोखा हुआ है। जनता पूरी तरह से जान चुकी है, आवाम ये जान चुकी है, हमारे भाई बहन ये समझ चुके हैं कि उनके साथ धोखा हो गया और धोखा खा लिया। क्योंकि जो हथेली में जन्नत दिखाने वाले और जो वादे किए गए थे उनके साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जो एक माहौल बना दिया गया था कि बीआरएस और बीजेपी एक है, ये सारे अफवाहें आज हम लोग बेबुनियाद है करके हम लोग इस्टेब्लिश कर सके 5 महीने, खास इस वजह से क्योंकि आज अगर एक मिनट के लिए आप सोचेंगे संजीवनी से, तो 2014 में जब इलेक्शन हुई थी पार्लियामेंट और असेंबली की तेलंगाना में, तब भी बीजेपी को रोकने वाले थे केसीआर और टीआरएस। उस दिन भी हमने यही कोशिश की थी और यही समझाई थी आवाम को कि भाई एक सेक्युलर पार्टी है और आगे जाके अगर आप मौका देंगे तो हमारा क्या रवैया रहेगा, हमारा क्या नियत रहेगी माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ, हमने कहा था। और 10 साल की हमारी अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 साल में हुकूमत जब थी हमारी टीआरएस पार्टी की और केसीआर साहब की, तो सबसे ज्यादा अगर पर कैपिटा माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए किसी ने खर्च किया तो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस की हुकूमत है। इसमें मैं आपको आंकड़े भी सुना सकता हूँ। अगर आप पूरे हिंदुस्तान देखें तो 4 करोड़ सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी आबादी और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी अगर कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में। और वहां की आज बजट है उत्तर प्रदेश में जहां 4 करोड़ आबादी है, वहां की बजट है 1500 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आज मुस्लिम पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ और वहां की बजट है माइनॉरिटी वेलफेयर का 2100 करोड़। फिर उसके बाद आता है नंबर महाराष्ट्र का, जहां की पॉपुलेशन है 1.5 करोड़ और वहां की बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है मुस्लिम पॉपुलेशन है 90 लाख और वहां की बजट है अभी जो नई सरकार बनी उसके बाद 2000। और जिस दिन केसीआर साहब पद से हट गए 3 दिसंबर 2023, तेलंगाना की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट थी 2200 करोड़ और यहाँ की आबादी है 50। तो अगर आप पर कैपिटा एक बार देखिए, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई रियासत खर्च करता था तो वो है तेलंगाना और केसीआर की। और मैं एक और चीज भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिकली ये 5000 करोड़ बन ही जाता इस दौर अगर हमको मिलता, इस बार भी मौका तीसरी बार अगर हमको मिलता तो ऑटोमेटिकली ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 साल में हमने खर्च किया, 9.5 साल में हमने खर्च किया 12000 करोड़ कुल मिला के माइनॉरिटी वेलफेयर पे हमारी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर थी 12000 करोड़। और सबसे अहम बात यह है इसमें पॉपुलिज्म से ज्यादा, मतलब पॉपुलिस्ट जो वोट आकर्षक स्कीम होते हैं उससे भी ज्यादा खर्च हमने किया बच्चों की तालीम। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि लीडर वही होता है जो अगले इलेक्शन के बारे में नहीं बल्कि अगले जनरेशन के बारे में सोचता है। जो आगे की नस्लें हैं, बच्चे हैं, अगर उनको गरीबी से निकाल ले, अगर उनको अगर मौका दे, अच्छा तालीम दे, उनको अगर ताकतवर बनाए, उनको अगर आप दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें ला दे, तो यही बच्चे अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे या मिडिल ईस्ट जाएंगे और अच्छे इंटरप्राइजेस अपने चालू करेंगे और अच्छे नौकरी करेंगे और उनकी फैमिली और उनकी पूरी खानदान को सोशली अपलिफ्ट करेंगे। ये हमारा एक एजेंडा था, जिसके तहत हमने 204 स्कूल टिमरिस के केसीआर साहब ने शुरू किए, तशरीह किए। तो ये 204 स्कूल जिनमें आज 1,32,000 बच्चे पढ़ते हैं,
जिनकी आज शानदार तालीम देने के वास्ते एक एक बच्चे पे आज 1,20,000 रुपया खर्च किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसी रियासत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कोई और पार्टी का हो, एक भी ऐसी रियासत नहीं है जहां इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, तालीम पे इतना ज्यादा रकम खर्च करने वाली कोई और हुकूमत नहीं सिवाय केसीआर साहब। उम्मीद तो यह है कि ये वाली आज जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है यहाँ पे, कांग्रेस नहीं बोलता इसको, मैं कांग आरएसएस बोलता हूँ इसको, कांग्रेस प्लस आरएसएस गवर्नमेंट है, क्योंकि आदमी जो चलाता है उसके ताल्लुकात, उसकी बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा बीजेपी का आदमी है, क्योंकि उसकी जो आज बोलने का ढंग है, उसकी जो आज हालचाल है आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, कांग आरएसएस की हुकूमत है। तो उम्मीद तो ये है कि ये लोग जो अच्छे अच्छे काम हम करें प्रायोरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, इसको भी जैसे बाकी चीजों को खराब कर रहे हैं, इसको भी ना खराब करें, ये हमारी उम्मीद और रिक्वेस्ट है उनसे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग हर चीज को खराब कर रहे हैं। हैदराबाद में जब तक केसीआर थे और तेलंगाना में जब तक केसीआर हुकूमत थी, बिजली को लेकर कोई ज्यादा शिकायत नहीं, पीने की पानी को लेकर ज्यादा तकलीफ नहीं थी। पर अगर आज आप देखेंगे, आवाम से आप बात करें, मेरी बात ना सुने, आवाम से बात करें, आज क्या हाल है, आज क्या हो रहा है। मेरे घर में खुद आज सुबह से लेकर अब तक 5 बार पावर कट हो चुकी है। हर किसी के घर में फिर एक बार इन्वर्टर लगना ही लगना है, और हर छोटे जिरोक्स सेंटर में भी फिर एक बार आपको जनरेटर लगाना जरूरी हो गया। तो इस वास्ते मैं कह रहा हूं, जो काम हमने किया और जो एक बेहतरीन हालत में तेलंगाना इनको जो हैंडओवर हमने किया, उसको भी ये लोग संभाल नहीं पा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, जब हमारी हुकूमत बनी थी तेलंगाना में 2014 में, पूरा बिजली का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था तेलंगाना में 7,770 मेगावाट। आज है 24,000 मेगावाट। हमने 300% बढ़ा दिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। उसके बावजूद आज की जो कांग्रेस हुकूमत है, बिजली की कट, बार जो बिजली की कट आज देखने को मिलती है, वो इस वजह से है क्योंकि चीफ मिनिस्टर को ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, ना उनके दिल में आवाम के लिए, आवाम की सहूलतों के लिए कोई जगह है। वो पूरे के पूरे लगे हुए हैं पैसे बनाने में और दिल्ली पैसे भेजने में। पानी का हालत देखिए, जब तक केसीआर थे पानी के बारे में कोई ज्यादा शिकायतें नहीं मिलती थी। 95% प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे हम लोग, एक 5% होगा शायद। अब हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि भाई ऐसा करो, आप टैंकर बुक कर लो, 2,000 पे करो, मैं भेजता हूं आपको 12 घंटे के अंदर टैंकर। इससे पहले केसीआर साहब ने एक अच्छा सहूलत दिया था, 20,000 लीटर तक मुफ्त। अब ये आदमी कहता है कि 2,000 पे करो तो एक टैंकर आपके घर 12 घंटे में भेजता हूं, और ये खुद चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, कोई चीफ इंजीनियर नहीं, कोई छोटा किस्म का गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, बल्कि चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि भाई आपको 12 घंटे में टैंकर भेजेंगे, और ये भी बड़े फक्र के साथ बोल रहे हैं। शर्म की बात, 10 साल जो काम केसीआर कर पाए ढंग से, आप क्यों नहीं कर पाए? और सबसे अहम बात, 10 साल केसीआर के हुकूमत में आप किसानों की, वीवर की, हैंडलूम वीवर, पावरलूम वीवर की आपको सुनने को नहीं मिलती थी खुदकुशी की खबरें। आज फिर एक बार दौर शुरू हो गया। अब तक इन 5 महीनों में अब तक 250 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। अभी तक हैंडलूम और पावरलूम वीवर आप देखेंगे तो 8 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। ऑटो ड्राइवर जो आज बस स्कीम की वजह से तकलीफ में है, मुश्किलात फेस कर रहे हैं, आज 50 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर भी खुदकुशी कर चुके हैं। एक शख्स को भी आज तक इस चीफ मिनिस्टर ने और उनकी गवर्नमेंट ने कम से कम राहत दिलाने की कोशिश भी नहीं करे, कम से कम एक भरोसा देने की कोशिश भी नहीं करे। अवाम मरते भी जाए, ये सुनते भी नहीं आते। और इवन मोर डेंजरस चीज ये है, अगर आप इनका रवैया भी देखें गरीबों की तरफ, मैं कोई एक रिलीजन की या किसी की नहीं बात कर रहा हूँ, गरीबों की तरफ इनकी क्या एटीट्यूड है।
जो भी केसीआर करेंगे उसको पूरी तरह से उल्टा करना इनका अपना एक स्टैंड लेंगे। तो मतलब केसीआर अच्छा बिजली देते थे तो हमें नहीं देना, केसीआर पानी की सबक अच्छा करे हम इसको थोड़ा गड़बड़ करेंगे, केसीआर अगर रमजान तोहफा बेचते थे तो मैं नहीं देता, केसीआर अगर क्रिसमस गिफ्ट दे रहा मैं नहीं देता, केसीआर अगर बतुकम्मा साड़ी दे रहा था तो मैं आपको नहीं देता। केसीआर का नामो निशान मिटाना इनकी एक मकसद है, बन चुका मकसद। अब केसीआर का नामो निशान मिटाना बोलते एक ही चीज करना पड़ता है, तेलंगाना को ले जाकर फिर आंध्रा में मिलाना पड़ता है, क्योंकि तेलंगाना का नाम लेते आपको याद आएंगे केसीआर। तेलंगाना जब तक रहेगा केसीआर तो याद आएंगे आपको, क्योंकि केसीआर ही ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जिद्दोजहद किया, हर किसी को साथ लेके चले, तब जाके तेलंगाना बनाए। तो बच्चा जानता, पूरे हिंदुस्तान में जानता, ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि हर जगह जानता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका बस एक ही एजेंडा है, केसीआर का नामो निशान मिटाना। मैं सुन रहा हूँ आजकल केसीआर साहब 23 बना दिए डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये आदमी, ये चीफ मिनिस्टर उसको काटने में लगा। अब इन्होंने जुडिशियल कमीशन बना दिया, अजलाम को हटाने का निकालने। और मैं सुन रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल, हमारे एक दो दोस्त हैं कांग्रेस में भी, उनसे सुन रहा हूँ कि ये आदमी 17 पे ला देगा, मतलब 16 डिस्ट्रिक्ट्स को हटा देगा। एक पार्लियामेंट में एक डिस्ट्रिक्ट रहना बोल के इनका एक पॉलिसी ले ली और एक जुडिशियल कमीशन बना देके उसको थोड़ा एक सैंक्टिटी, लीगल सैंक्टिटी ला देके करने के चक्कर में मैं पूछना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर से और कांग्रेस हुकूमत से, क्या हटाएंगे, कौन से जिला हटाएंगे बताइए। अगर करीमनगर को लेके चलते, मेरी यहाँ डिस्ट्रिक्ट थी, उसमें आज 4 नए जिले बने, सिरसिला बना, जगत्याल बना, पेद्दापल्ली बना, करीमनगर के साथ साथ 3 और बने। वैसे ही महबूबनगर जो एक डिस्ट्रिक्ट था उसमें 4 और नए डिस्ट्रिक्ट बने, गढ़वाल, वनपर्ती, नागर कर्नूल और नारायणपुर। अब क्या करेंगे आप, इन सबको हटा देंगे, 16 डिस्ट्रिक्ट को निकाल देंगे। तो ये आदमी जो है वो एक ही मकसद को लेकर बैठ गया, टीएस को टीजी कर दिया। देखिए आप, अब आवाम पे उसका क्या, आवाम को उससे क्या लेना देना है, क्या फायदा हुआ उसको लेके, ये आदमी उसकी कोई फिक्र नहीं, इसको बस फिक्र है तो अपना एक स्टैंप छोड़ना है तेलंगाना पे, उसको लेके आज काम कर रहा है। केसीआर अगर 125 फुट का दुनिया का सबसे बड़ा अंबेडकर स्टैचू बना दिया, इज्जत करने के लिए और इज्जत देने के लिए अंबेडकर साहब को, भारत रत्न अंबेडकर साहब को, तो यह आदमी 14 अप्रैल को जिस दिन अंबेडकर जयंती था, कम से कम वहां पे फूल माला भी नहीं डाला और कम से कम उसको खोला भी नहीं, प्रेमिसेस को बंद करके ताला लगा देके रख दिया। ऐसा आदमी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अवाम में आज गुस्सा इसलिए है क्योंकि ये हरकतें जो इनकी हैं, इस चीफ मिनिस्टर की हैं, आप देखिए इनकी हरकत, गरीबों की तरफ जो वादे किए गए, 6 गारंटी बोली, 6 गारंटी में बस सिर्फ और सिर्फ एक फ्री बस, और वो फ्री बस में भी क्या क्या नजारे देखने को मिल रहे हैं आप ही सोचिए। हमारे बहनें एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है, ये सब देखने को मिल रहा है हमें सोशल मीडिया में। और उसको छोड़ के, इस फ्री बस स्कीम को छोड़ के एक भी स्कीम अमल करे क्या आप मुझे बताइए, मुतमईन आवाम को करे क्या आप मुझे बताइए। अब बेशर्मी की हद होती है। आप हैदराबाद में जैसे यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे, अब देखिएगा जहां कहीं भी पोस्टर लगे देखिए आप कांग्रेस पार्टी के, वहां लिखा गया कि 6 गारंटी में से 5 गारंटी अमल कर दी। आप मुझे मेहरबानी करके बता दें कि किस खवातीन को मिला 2500। आप वादा करे थे कि 18 साल के उम्र पे जितने भी लेडीज हैं, गरीब लेडीज हैं, उनको आप पर महीना 2500 देंगे और 100 दिन के अंदर दे देंगे। किसको दिया आप मुझे बता दें। और बेशर्मी की हद तो पार कर दी है राहुल गांधी, आए निर्मल, और वहां बोल रहे हैं, वो आदमी तो बेचारा स्क्रिप्ट पढ़ के जाता है, जो उनके हाथ में एक स्क्रिप्ट देते हैं, वो रीडर है, लीडर नहीं है राहुल गांधी, रीडर है, पढ़ देते हैं, निकल जाता हूं। वो पढ़ दिया कि तेलंगाना में अमल हो गया, 2500 मिल रहा, और ये आदमी बोलता है रेवंत रेड्डी, और इतने गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल करता है, बोलता है कि मुझे साड़ी पहन के बस में जाना है, देखना है कि फ्री बस चालू हो रही की शुरू हो गई कि नहीं। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी से और रेवंत रेड्डी जी से, क्यों ना आप दोनों चलो यार,
आप जाओ साड़ी पहन के, देखो कहाँ मिल रहा है 2500, दिखा दो हमें भी एक बार दिखा दो कि किस खवातीन को मिली, कहाँ मिली, हमें भी बता दो। और एक बात, वजीफा जो आसरा पेंशन देते थे केसीआर साहब, जो गरीबों को, बुजुर्गों को, इसको लेकर आसरा मिलता था, 4000 की बात तो छोड़ो आप, रेवंत रेड्डी प्रॉमिस करे, कांग्रेस गारंटी में प्रॉमिस करे कि 100 दिन के अंदर 2000 को बढ़ा के डबल करके 4000 देंगे। एक और वादा भी किया था उन्होंने, केसीआर घर में या तो बीवी को दे रहा है या मियां को दे रहा है, मैं दोनों को देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं रेवंत रेड्डी से, कांग्रेस से, किसको दिए भाई आप 4000? और सबसे अहम बात, शर्मनाक बात, 4000 तो छोड़ो, जनवरी का 2000 भी गायब कर दिए। आप पता लगाओ, अगर मेरी बात गलत है तो मुझे गलत आप कांग्रेस वालों से बुलाने लगाओ। 2000 जनवरी का चुरा लिए, मैं बोल रहा हूं चुरा लिए गरीबों, रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की। और यह आदमी बेशर्मी से बोलता है कि 5 गारंटी मेरे अमल हो गए। अब बेशर्मी का हद भी होता, इसलिए मैं बोल रहा हूं आवाम गुस्से में, क्योंकि जो किसानों को बोला गया था कि 9 दिसंबर को मैं आपसे खर्च माफ कर दूंगा, आपका 2 लाख का खर्चा जो है माफ कर दूंगा। आज 5 महीने हो गए, 6 महीने में हम लोग आ गए, 7 तारीख है, उनको आके 5 महीना तो आज खत्म, 6 महीने में आ गए। जो काम पहले दिन करने वाले थे, आधा साल होने को आ रहा, कुछ नहीं हुआ। किसान गुस्से में, बताया गया था कि 500 बोनस दूंगा आपको क्विंटल पे, एक जगह भी नहीं दी, 2 फसलें खत्म। तीसरी बार किसानों को बताया गया था, जो कौलदार होते हैं उनको भी इसने कहा कि मैं आपको रैतु भरोसा दूंगा। अगर रैतु भरोसा तो छोड़ा, रैतु बंधु तक नहीं दिया। रैतु भरोसा और बंधु में फर्क ये है, रैतु बंधु 10,000 मिलता, रैतु भरोसा ये लोग बोले थे कांग्रेस वाले कि 15,000 देंगे आपको बढ़ा। तो ये आदमी जो इतना झूठेबाज आदमी है, चीफ मिनिस्टर, ये बोलता है कि मैं रैतु भरोसा दे रहा हूं। भाई रैतु भरोसा है 15,000 देने, तू दे रहा वही पुरानी रैतु बंधु, वो भी कब देना था तेरे को? दिसंबर में। दे रहा कब तू? मई में, जब फसल उगाने से पहले जो काम करना था, आज फसल काटने के टाइम पे तू दे रहा, और इसको बहुत बड़ी बात करके ऐसा बोल रहा जैसे कि तू कुछ मेहरबानी कर रहा किसान को। तो इन सबको लेके आज किसान गुस्से में है, हमारे बहनें गुस्से में हैं। इसीलिए मैं जहां भी आज जा रहा हूं, और केसीआर साहब भी, उनकी जो बस यात्रा चल रही है, उसमें एक चीज साफ हमें नजर आ रही कि कांग्रेस को लेके आज अवाम काफी गुस्से में है। और दूसरी बात, बड़े भाई, ये तो छोटे भाई और बड़े भाई, आप जानते हो बड़े भाई कौन है। तो बड़े भाई जो है बड़े धोखा कर दिए 2014 में। बड़े भाई का बड़ा धोखा तो पूरा हिंदुस्तान जो खाया 2014 में, बड़े बड़े फेंका मारे, बड़े बड़े चीका मारे, बहुत कुछ बोले, क्या नहीं बोले वो, बुलेट रेल दौड़ा तो दिखाओ मुझे कहां है। 2022 तक बुलेट रेल दौड़ेगी, 2022 तक किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। इसकी हुई आमदनी डबल, 2022 तक हर गरीब को घर दिला दूंगा, इसको दिया घर। 2022 तक हर गरीब के घर में एक नल लगा दूंगा। 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दूंगा। 2022 तक का वो डेट नहीं भूलेंगे, 15 लाख दे देता हूं, काला धन वापस लाता हूं। 50 दिन में अगर नोटबंदी के बाद लोग खुश नहीं तो मुझे चौराहे पे जला दो। ये सब फेंका हम लोग बहुत सुने, 10 साल सुन सुन के, पक पक के। आज हालत ये है, बीजेपी जब तेलंगाना में आज कैंपेन करने आ रहे होंगे बड़े बड़े लीडर, उनके पास एक चीज नहीं बोलेंगे कि करे क्या आप तेलंगाना के पास, एक चीज नहीं कि एक काम हम करें, नहीं बता सकते। अब हालत तो इतनी बुरी है, सिकंदराबाद से एक शख्स लड़ रहे हैं यहाँ पे बीजेपी, किशन रेड्डी साहब, जो कि सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा पोस्ट, अगर आदमी का अगर काबिल आदमी उसमें बैठा तो। अब ये आदमी जो है 5 साल जब कैबिनेट मिनिस्टर थे,
₹5 का काम नहीं करे, ₹5 का काम नहीं करे, हैदराबाद आवाम के वास्ते आए, सिकंदराबाद पार्लियामेंट के वास्ते। उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, उनकी सबसे बड़ी जो काम थी वो एक थी, कोरोना के दरमियान कुरकुरे पैकेट बांटते थे, जबरदस्त बांटे। ये काम जबरदस्त करे, खुश नसीब हैं, कुरकुरे नहीं खाते तो मर जाते। कोरोना को जीतने का, कोरोना को हराने का एक जबरदस्त तरीका, तरकीब निकाले किशन भाई, कुरकुरे पैकेट दिए हर किसी को। और मैं देखा कल हैरान हो गया, देखिए केसीआर साहब दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन का इनॉग्रेशन करे थे कालेश्वर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, दुनिया, हिंदुस्तान का है बल्कि दुनिया। ये आपको मन की बात में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पसंद नहीं करते, हमें तो नहीं बोलते। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, पर वजीर आजम को पसंद नहीं है केसीआर, इस वजह से कभी उसका जिक्र भी नहीं करते। तो ऐसे हालात, और ये आदमी किशन रेड्डी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। केसीआर यहाँ की चीफ मिनिस्टर जो है, दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन शुरू कर दिए, तो मैं भी कुछ करूं। तो फोन लगाए साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर को, भाई कुछ करो। तो क्या करें मालूम आपको, सीताफल मंडी में 2 लिफ्ट थे रेलवे स्टेशन में, उन लिफ्टों को किशन रेड्डी साहब आवाम को और पूरे हिंदुस्तान को डेडिकेट कर दिया। और ये है हमारे सिकंदराबाद के एमपी साहब और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब। और तीसरी और सबसे बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन थी, अभी गुड़ी मलकापुर में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हाल ही में देखा 10 दिन पहले, साहब गए वोट आने से पहले, बहुत जबरदस्त धमाकेदार इनॉग्रेशन करें, सिंटेक्स टैंक ओपन। मुझे आप बता दें बीजेपी वालों, जो एनडीए के लीडर हैं, बता दो मुझे कि 10 साल में एक स्कूल नहीं खोले तेलंगाना नवोदय, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दी, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं दी, एक भी इंडस्ट्री नहीं लाए, एक भी ऐसी प्रॉमिस जो आवाम को दिया गया था एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसको फुलफिल नहीं करे, तो क्यों दे वोट तुम्हें? एक ही आंसर है उनका, एक ही जवाब, हम मंदिर बना दिए इसलिए वोट। अगर मंदिर बनाना सबसे बड़ा वजह है आपको वोट देने का, तो मैं कहना चाहता हूं, आज केसीआर साहब 4 साल पहले, आज नहीं बल्कि 4 साल पहले एक शानदार मंदिर बनाए यादगी गुट्टा, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का एक शानदार मंदिर जो 1000 साल से ज्यादा आवाम याद रखेंगी और याद करेंगी केसीआर साहब। ऐसी मंदिर बनाए, पर कभी हम वोट मांगे उस मंदिर को लेकर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दस्तूर ये साफ कहता है कि रिलीजन और स्टेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। हम भी अगर चाहे तो हम भी कर सकते थे सियासत, यादगिरी गुट्टा में जो मंदिर बनाया उसको लेकर हम भी बेच सकते थे, हर घर में एक फोटो, कोई बड़ी बात तो नहीं, खर्च ज्यादा नहीं होता, पर हम काम करें। हमने ना सिर्फ मंदिर बनाया, हमने जो मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना, मॉडर्न टेम्पल्स, वो भी हमने बनाया। नेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे कालेश्वरम, जैसे पालमूर रंगारेड्डी, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए केसीआर साहब, जिसको लेके आज तेलंगाना टॉप स्टेट बन गया पूरे हिंदुस्तान में फॉर एग्रीकल्चर में, जिसको लेके आज ये हालत हो गई केंद्र सरकार की कि वो हमारी दाना नहीं खरीद सकती। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप उठा दी, बोली कि नहीं हम नहीं खरीद पाएंगे आपसे, क्योंकि आप इतना ज्यादा हमारे को प्राइस दे रहे हो, हम कहां खरीदें। तो ये हुआ केसीआर साहब के दौर। 23 मेडिकल कॉलेज बनाए केसीआर, 23 डिस्ट्रिक्ट बनाए, 23 मेडिकल कॉलेज बनाए। हैदराबाद में, हैदराबाद को, तेलंगाना को एक इन्वेस्टमेंट पैराडाइज हमने बनाया, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉक्सकॉन हम लाए हैं। मुझे आप बता दें आपकी क्या बदौलत है। और मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, राम मंदिर आपका सबसे बड़ा अगर इश्यू है वोट मांगने के लिए, मैं बीजेपी वालों को याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जी ने भी ये कहा था कि राजधर्म का पालन करो। क्या होता है राजधर्म? राजधर्म होता है कोई अगर रूलर है, कोई अगर प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, हर किसी के साथ एक ही जैसा पेश है, आवाम को और पूरे उनके दायरे में जो रियासतें हैं उनको भी इम्पार्शियली, फेयरली, एक ही तरह, जैसे आपके बच्चों के साथ आपकी बर्ताव होती है ना,
वैसे ही उनको भी, अपनी रियासतों को भी, पूरे मुल्क में आपको भी देखना चाहिए। और आप क्या करें, राम जी का नाम लेते हो और उनका राजधर्म नहीं फॉलो करते हो। जब बाढ़ आती है गुजरात में तो प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के जाते हैं, 1000 करोड़ रुपया देके आते हैं वहां। जब बाढ़ आती है मूसी में 1 पैसा तक नहीं देते, पूछने के बावजूद। क्यों? क्या हम इस मुल्क के भागीदारी नहीं, इस मुल्क में हम बात नहीं, क्या हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? हम एक कंट्रीब्यूटिंग स्टेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ केसीआर है यहाँ पे, आपकी पार्टी की कोई ठिकाना नहीं यहाँ पे, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आज प्राइम मिनिस्टर आए, आज कल आए, तो इसीलिए मैंने कई सवाल आज मेरे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी मैंने डाला, पूछा उनसे ITIR क्यों रद्द करे आप? आज कहते हो जहीराबाद आके कि तेलंगाना और हैदराबाद एक ग्रोथ इंजन है, 10 साल ग्रोथ इंजन का गला काट दिया, ITIR रद्द करे। हाजीपेट में जो कोच फैक्ट्री लगने वाला था उसको हटा दिया, बयारम में जो स्टील फैक्ट्री लगना था AP रिओर्गनाइजेशन एक्ट के तहत उसको खत्म कर दिया। और यहाँ पे जितने इंडस्ट्रीज आने वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको तकलीफ होगी, आप जबरदस्ती उनका हाथ मरोड़ के आप ले गए गुजरात। मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था दिसंबर तक, इसलिए मैं जानता हूँ कौन कौन इंडस्ट्री आप ले गए, जबरदस्ती करके ले गया। तो किस ग्रोथ इंजन की आप बात कर रहे हैं? इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों, आपको वोट देने के लिए एक वजह बताओ मुझे तेलंगाना में। मैं आपको, अगर कोई बीजेपी वाला मेरे से पूछता कि भाई आपको क्यों वोट देना, मैं गाड़ी में बैठा लेता हूँ अपने, आपको घुमा के लाऊंगा, दिखाऊंगा कि हमने सिर्फ हैदराबाद शहर में, एक शहर कैपिटल सिटी में 36, एक नहीं दो नहीं 36 फ्लाईओवर हमने बनाए 10 साल। आपको दिया 2 फ्लाईओवर में, वो भी जबरदस्ती देना पड़ा, एक उपल का है, दूसरा है अंबर पे। अब फर्क ये है केसीआर और मोदी में कि 36 फ्लाईओवर हमने खत्म कर दिए, उनको इनॉग्रेट भी कर दिया और 6-7 और बन रहे हैं, वो भी अब रेवंत रेड्डी साहब इनॉग्रेट करेंगे। सर 2 दिए थे हम इनको, बस 2। अब इनका और हमारा स्पीड देखिए, हम 36 फिनिश भी कर चुके हैं और इनॉग्रेट भी कर चुके हैं, और आज ये दोनों फ्लाईओवर आज भी अभी भी चल रहे हैं। कब खत्म होगा, कब पूरे होंगे, किसी को नहीं। आप देख सकते हैं ऊपर में भी है, अंबर पे भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हैदराबाद अवाम हो या तेलंगाना का अवाम हो, ये पूछना चाहती है आपसे क्यों आपको वोट दें। और आखिरी में मैं ये भी कहूंगा कि जो बकवास राहुल गांधी करते हैं कि हम बीजेपी के साथ, राहुल गांधी को ये लगता है कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियंस हैं उनके जागीर है, उन्होंने ठेका ले रखा, उनको ये लगता है कि ये वोट बैंक हमारी है, किसी और को इसमें दखल अंदाजी नहीं देना है, कोशिश नहीं करना चाहिए, उनकी दिल जीतनी। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, भाई आज अगर कोई गिरफ्तार होकर बैठा हुआ है तिहाड़ जेल में, तो है हमारी बहन, मुझे आप बता रहे एक बात, अगर हम मोदी के साथ नहीं लड़ रहे होते, अगर मोदी के साथ हमारी कोई झगड़ा नहीं होती या उसके साथ हमारा कोई समझौता होता, तो आज क्या हमारी बहन जेल में बैठी 50 दिन से? मुझे आप बता दें राहुल जी, आपके घर में कौन है जेल में? मुझे आप ये बता दें, कांग्रेस के लीडर कोई जेल गया क्या? एक बार मोदी जी के दौर में कोई कांग्रेस का टॉप लीडर जेल गया? क्यों जा रहा है केजरीवाल, क्यों जाता है हेमंत सोरेन, क्यों जाती कविता? कांग्रेस के लीडर क्यों नहीं जाते? क्या समझौता है आपका दोनों का? मैं तो इस हद तक बोलूंगा, आज मोदी का अगर सबसे बड़ा ताकत कोई है, सबसे बड़ा अगर उसका हथियार कोई है, तो वो है राहुल गांधी। जब तक राहुल महफूज है तब तक बदनसीब की बात यह है, बदनसीबी की बात यह है, क्योंकि जब मुकाबला दोनों का लगता है कि भाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो लोगों को थोड़ा मोदी जी सुंदर लग रहे हैं, हम क्या करें? राहुल जी की नाकामी, नाकाबिलियत, राहुल जी में जो दम नहीं है, उसको लेके अगर मोदी सुंदर लग रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? बस मैं यही कहूंगा, 2014 में बीजेपी को तेलंगाना में रोकने वाला केसीआर था, 2018 में बीजेपी को तेलंगाना में
हराने वाला केसीआर और टीआरएस था। 2023 में जब कांग्रेस जीत के हुकूमत बनाई यहाँ पे, तब भी बीजेपी के बड़े हस्तियों को हराने वाला केसीआर। आप देखिए, बंडी संजय को किसने हराया? बीआरएस। धर्मपुरी अरविंद को किसने हराया? बीआरएस। सोयल बाबूराव को किसने हराया? 3 एमपी है बीजेपी के, तीनों को हराया बीआरएस। ईटेला राजेंद्र को दोनों जगह से हराया बीआरएस। रघुनंदन राव को दुब्बाक में हराया बीआरएस। है कहां कांग्रेस? हाँ है कहां, मैं बताता हूं। गोशा महल में जहां हम लोग हरा रहे थे राजा सिंह को, बचाने आ गए, एक डमी कैंडिडेट को लगा दिया। अगर आप लड़ना चाह रहे थे तो दमदार लड़ाई करना होता तो दमदार लड़ते, नहीं लड़े आप। एक डमी कैंडिडेट को लाके डिपॉजिट सब तो गया आपके वहां। क्या ये सच नहीं बोल रहा हूं? अब सोचिए, गौर करिए। आज मैं तेलंगाना के जितने हमारे भाई है बहन है, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, कांग्रेस को जहां जहां बीजेपी ने तोड़ना चाहा हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में, हर जगह कामयाब हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ दिया, कर्नाटक में कांग्रेस की कमर तोड़ी, गोवा में तोड़ दी, जहां जहां तोड़ना चाहे वहां तोड़ दी। उतना दूर क्यों? अभी देखो आप पार्लियामेंट इलेक्शन, अब तक 543 को क्या होता? 543 सीटों में से लोकसभा कांग्रेस शायद लड़ रही 300 कुछ सीट। इन 300 सीटों में से ऑलरेडी 3 कैंडिडेट कांग्रेस के ड्रॉप हो गए और यूनानिमस इलेक्शन हो गया बीजेपी। ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ ही क्यों होता है? जब बीजेपी के साथ लड़ाई होता है, मुकाबला होता है, तो कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों हो जाती है कि उनके कैंडिडेट खुद ड्रॉप हो रहे? 3 कैंडिडेट। ये तो प्री पोल है। अब पोस्ट पोल जो जीतेंगे, जैसे हमारे दानम नागेंद्र है, मौका परस्त आदमी, एक दफा कांग्रेस, दूसरी दफा तेलुगु देशम, फिर एक बार टीआरएस, आज कांग्रेस, कल बीजेपी, कौन जाने? ऐसे कितने लीडर हैं कांग्रेस में, कौन जाने? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देखिए, एक मिनट के लिए सोचिए, जहां जहां रीजनल लीडर है वहां बीजेपी नाकाम हुई। हमें भी तोड़ने की कोशिश की बीजेपी ने। तेलंगाना में 4 हमारे एमएलए को खरीदने के लिए आए थे कुछ ब्रोकर, हमने उनको जेल में डाला। बीएल संतोष पे भी हमने केस किया। दिखाओ मुझे हिंदुस्तान में एक रियासत, एक हुकूमत जिसने बीएल संतोष पे केस किया हो। एक कांग्रेस की हुकूमत दिखाओ मुझे जिसमें दम है बीजेपी के टॉप लीडरों पे केस लगाने। हमें तोड़ने की कोशिश किया, दीदी को तोड़ने की कोशिश की, हेमंत सोरेन को तोड़ने की कोशिश की, केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश की और स्टालिन जी को भी तोड़ने की कोशिश की। हर जगह नाकाम बीजेपी, हर जगह नहीं कर पाई। पर जब कांग्रेस की बात आती है, हर जगह कामयाब हो जाती है बीजेपी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप की कमजोरी और कांग्रेस की लीडरशिप की गलतियां और कांग्रेस की लीडरशिप की नाकामी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं तेलंगाना के हमारे भाइयों से, अगर आप गलती से कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट फायदा होगा बीजेपी। और सबसे अहम बात, ये आदमी जो आज हुकूमत चला रहा है यहाँ पे, ये आदमी कांग्रेस में टिकने वाला नहीं। मैं अभी तक 30 बार कह चुका हूं, एक बार भी वापस नहीं बोलता हूं। हर चीज पे बकवास करता है, हर चीज पे बकवास, पर ये बात पे कभी जवाब नहीं देता। मैं रहीम को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी बोला मैंने उनसे टीवी पे, इसका भी कोई जवाब नहीं है। 30 बार बोल चुका हूं मैं वो साड़ी पहनने के लिए बोलता, ये बोलता, वो बोलता, खैर वो सब ठीक है, ये बात पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मैं ऐसे बेबुनियाद नहीं बात कर रहा हूं। आप देखिए एक मिनट क्या होगा, राहुल जी का और इनका बोलने में और एटीट्यूड में क्या फर्क है। राहुल जी चौकीदार को चोर बोलते, इन्हों बोलते चौकीदार हमारे बड़े भाई। राहुल जी बोलते कि गुजरात मॉडल बेकार है, ये आदमी बोलता गुजरात मॉडल शानदार है, मैं तेलंगाना को गुजरात मॉडल बनाता हूं। ये उसके खुलेआम बयान है, कोई छुपी छुपी बयान भी नहीं है। राहुल जी बोलते कि अदानी फ्रॉड है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जहां प्रचार करते हो अदानी को गाली देते, और ये आदमी अदानी के साथ जाके दोस्ती कर रहा, एमओयू कर रहा। लिकर स्कैम नहीं हुआ बोलते राहुल जी, दिल्ली जाके रामलीला मैदान में लिकर स्कैम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है, ये राहुल जी का बयान।
रेवंत जी क्या बोलते, मैंने कविता गलत करी, ईडी केस जो बनाओ सही है। आखिरी में आपकी अदालत जब गए रेवंत रेड्डी, भाई मैं कांग्रेस चीफ मिनिस्टर अगर हूं, कोई बोल रहा कि मैं मोदी को वोट देता हूं, बच्चा एक आदमी हो सकता है, एक शख्स हो सकता है, क्या बोलना चाहिए कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को? भाई देश का विनाश चाहते हो क्या, पूछना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, हाँ दो मोदी को। मतलब क्या हो, किसके नक्शे कदमों पे आदमी चल रहा? ये आदमी के रूट्स हैं, जड़ है आरएसएस और एबीवीपी में। आप याद करें, याद रखें, और ये आदमी टिकने वाला नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर आप धोखा खाएंगे, कहीं किसी बुजुर्ग आदमी ने कहा भाई कि कांग्रेस और बीजेपी लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो कांग्रेस का सपोर्ट करो। अगर आप इस बात को लेकर चले तो नुकसान होगा आवाम का, नुकसान होगा रियासत तेलंगाना, नुकसान होगा हिंदुस्तान और नुकसान होगा हर किसी का। क्योंकि अगर इस लड़ाई में जो पार्टी जीत रही, जो पार्टी सेक्युलर पार्टी है, जिसको अगर आप नहीं पहचानेंगे ठीक से और ऐसे ही जाके कांग्रेस को वोट देंगे, तो नुकसान हमारा भी होगा, आवाम का भी होगा, मुल्क का भी होगा। मुझे इस बात को लेकर फिक्र है कि हैदराबाद को अगर आप बचाएंगे नहीं, हैदराबाद में पिछले 10 साल में आपको एक दंगा, एक फसाद देखने को नहीं मिला, क्योंकि केसीआर का आपके टाइम पे एक लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त एक प्रायोरिटी था। मुझे इस बात को लेकर फिक्र है, 2 जून को 10 साल जो कॉमन कैपिटल है वो खत्म हो जाता है। एक्ट के तहत 10 साल तक कॉमन कैपिटल था हैदराबाद। मुझे एक खबर मिली है बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से कि मोदी साहब और बीजेपी ये चाहते हैं कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, क्योंकि उनको नापसंद है कि हैदराबाद में 16 बीआरएस एमएलए हैं, 7 मजलिस के हैं, एमपी भी एक मजलिस के हैं, और दूसरा सिकंदराबाद चेवेल्ला भी हम जीतेंगे इस बार, अलकाशगिरी भी जीतेंगे, देखो इंशाल्लाह जीत के वापस आएंगे तीनों से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मोदी को नापसंद है, बीजेपी को नापसंद है कि हैदराबाद उनके काबू में ना रहे। इसलिए दिल्ली में जो आज हाल है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा के एक साजिश रचा, हर किसी को अपने दायरे में लाके कंट्रोल करने की जो एक साजिश, क्योंकि बार बार कहते हैं, आप देखिए मुझे ज्यादा फिक्र इस बात का है कि कुछ बीजेपी लीडर इस हद तक बोल दिए थे कि ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जब तक तेलंगाना की हुकूमत केसीआर की थी तो उनकी मिजाल नहीं थी, उनकी हिम्मत नहीं थी। कल जाके यूनियन टेरिटरी अगर बन गया, कौन आपका आवाज उठाए, कौन आपकी तरफ से लड़ेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर वहां पे केसीआर के सोल्जर होंगे पार्लियामेंट में, 10-12 सीट अगर आप हमें दे दें तो हम लड़ेंगे आपके, हम लड़ेंगे। अगर ये आदमी दस्तूर को बदलना चाहता है, रिजर्वेशन हटाना चाहता है, मुस्लिम रिजर्वेशन, एससी एसटी रिजर्वेशन, हम लड़ेंगे। सीएए एनआरसी के खिलाफ हम लड़ेंगे। इससे पहले भी जब हुकूमत में थे तब भी हम बोले, आज भी बोले, हम लड़ेंगे। आवाज उनकी बुलंद करो, उनकी मजबूत करो जिनमें दम है, उनकी आप तायीन न करो, उनको सपोर्ट ना करो जो खुद नाकाम है, जो खुद उत्तर प्रदेश से भागते हैं, जो खुद अमेठी में नहीं लड़ना चाहते। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, दस्तूर बदलने की बात, आरक्षण को हटाने की बात, हैदराबाद यूनियन टेरिटरी बनाने की बात, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं बोल, आप सोच लो। क्योंकि इससे पहले बीजेपी का लीडर पंडित संजय का बयान है, बोले आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे ओल्ड सिटी पे। बार बार कहते हैं, देखो आप रोहिंग्या है यहाँ पे, देख लो आप उनकी बयान और उनकी स्ट्रेटेजी समझ लो। इनसे ना होना है, कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी, मैं बार बार कह रहा हूं। सिकंदराबाद में अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता तो आदमी कल जाके बीजेपी में डुबकी मारता हो, मौका परस्त आदमी हो। ऐसे ही अगर बीजेपी के आदमी चेवेल्ला और अलकाशगिरी जीत गए, अगर अपने वोट बांट के, तो नुकसान होगा तेलंगाना का और अपने आवाम का। हैदराबाद शहर है, हैदराबाद ताज है हमारा, शान है तेलंगाना। इसको अगर कोई यहाँ की माहौल अगर खराब कर दे, यहाँ की अगर जो अच्छे हालात है, खुशहाली है, भाईचारा है, यहाँ की आबादी में, आवाम में 30% से ज्यादा मुसलमान,
एक दंगा, एक फसाद, जब पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव है, बेचैनी, 10 साल में कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि है मजबूत लीडर, दमदार लीडर। आज अगर उस लीडर को खो के अगर कुछ कम है, तो मैं आवाम से यही कहूंगा, उस लीडर को अगर फिर एक बार अगर आप सपोर्ट करेंगे, 10-12 सीट हमें देंगे, तो जरूर इलेक्शन के बाद कुछ भी हो सकता है। ये भी कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई पार्टी को, कोई कोalition को एक तरफा मदद मिलेगा। और मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता है। हाल ही में मैं एक इंटरव्यू किया था एक मैडम से, स्मिता प्रकाश कर, वो पूछती हैं मोदी ने तो कोर्ट, तो मैंने कहा मोदी ने तो दस्तूर, क्या फर्क पड़ना? ये सवाल पूछा गया था वाजपेयी साहब के दौर पे, वाजपेयी नहीं तो कौन, इंडिया सही नहीं बोला, इसको मालूम था मनमोहन सिंह बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, मोदी नहीं तो कोई और बनेगा। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पहले एमपी चुनेंगे, एमपी जाके फिर जाके पीएम चुनेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, मोदी नहीं तो कौन वाला सवाल का जवाब एक ही चीज है। ये जो दिखावे के लिए जो एक शैडो फाइटिंग चल रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया, ये बकवास है। क्योंकि ना एनडीए में ना इंडिया, दोनों कोalition में ना रहने वाले पार्टी 13 पार्टी है, बड़े बड़े पार्टियां, जैसे बीआरएस, जैसे वाईएसआरसीपी, जैसे बीजेडी, बड़े बड़े पार्टियां अपने अपने राज्यों में चीफ मिनिस्टर रहने वाले, 2-2 बार 3-3 बार चीफ मिनिस्टर रहने वाले पार्टियां। कुल मिला के अगर इनके बीच में अगर 100-150 हो गए, तो किसको मालूम क्या होता? कल मजबूरी में कांग्रेस को आके सपोर्ट करना पड़े, शायद किसको मालूम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में वो काबिलियत, वो दम, वो ताकत नहीं है। इसलिए मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, हैदराबाद को अगर यूटी नहीं बनाना है, तो हमें आवाज उनकी मजबूत करना चाहिए, उनको ताकतवर बनाना चाहिए जिनमें दम है, जैसे केसीआर। शुक्रिया आप सबका। कोई सवाल तो मैं 10 साल हुकूमत बीआरएस गवर्नमेंट की जो थी, आप अभी बोलेंगे इंडिया अलायंस में भी नहीं है, बीजेपी की सपोर्ट में भी नहीं है। इस लिहाज से जो अपोजिशन है, आपके अपोजिशन में हुकूमत और हुकूमत इसकी चल रही, वो लोग का बोलना है कि आप मैडम को निकालने के लिए बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। भाई अगर हमें समझौता करना ही था, तो हमारी बहन को 50 दिन जेल में रख के आज जो तकलीफ मेरी अम्मी को मैं देखता हूँ, एक सब क्या मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्या? उनको निकाल, अगर हमें कुछ करना ही था तो पहले ही कर लेते। डर किस चीज का? आज एनडीए में चंद्रबाबू नायडू चले गए, अगर हमें जाना ही था तो हम भी जाते, नहीं गए। आज मैं सवाल सीधी पूछ रहा हूँ आपसे, कोई एक कांग्रेस लीडर के खानदान में किसी को दिखाओ मुझे जेल में? राहुल के खानदान में कोई है या उनके टॉप लीडरों के खानदान में कोई जेल में बैठा है? जो जेल में बैठे उसको आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आज क्यों नहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अरेस्ट कर रही है? नेशनल हेराल्ड केस नहीं है क्या? क्यों नहीं कर रहे भाई? यंग इंडिया केस है, क्यों नहीं कर रहे बोलो? तो मैं पूछ रहा हूं आपसे वापस, जो लोग बाहर है, जो लोग पे कार्रवाई चल रहा बट उनका गिरफ्तार नहीं होता, वो सच्चे हैं, दूध के धुले हुए हैं, और जो लोग अंदर बैठे मोदी के साथ लड़के, उनको आप सवाल करेंगे, ये काम की रीति समझो आप। और समझौता करना ही था तो पहले ही करते, आ चुके थे हम यहाँ पर, करना ही था तो कर लेते। कोई रोक लेते क्या? कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के रोकने वाले नहीं ना, लड़ने के लिए तैयार थे इसलिए लड़ गए। और कल केसीआर साहब का बयान आप शायद सुने नहीं होंगे, जगत्याल में और आज नीनाडू में दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मोदी जो है कविता को अरेस्ट करे, मुझे भी अरेस्ट करने की बहुत कोशिश करे, मैंने उनको केसीआर साहब को खुद, और ये बोले केसीआर साहब की अगर मुझे गिरफ्तार भी करेगा तब भी मैं झुकूंगा नहीं, मैं लड़ते रहूंगा। आप देखिए उनका बयान। सिर्फ 4 दिन का वक्त बच रहा है इलेक्शन का, और टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है, सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे। ऐसे में 48 घंटे का वक्त जो आपका कटा, यानी कैसे आप साहब इलेक्शन कमीशन के रवैये को लेकर आपका परसेप्शन क्या है? क्या बोले भाई, अब मोदी जी जो है वो कुछ भी बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन खामोश बैठता है, सो जाता है।
मोदी जी खुलेआम गाली देते हैं, जिहाद बोलते हैं, और मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं बोलते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बोलते हैं, रिलीजन को इन्वोक करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ना सिर्फ मोदी बल्कि अमित शाह श्री राम जी का फोटो लेके घूमते हैं, अरुण गोविल साहब श्री राम जी का फोटो लेके घूमते हैं, और कई और लोग, जैसे आज स्मृति ईरानी जी बात कर रही कि राम मंदिर फिर अगर कांग्रेस आएंगी तो शायद तोड़ देंगे, ऐसा कुछ बोल रही थी। इन सब के बावजूद उनको कोई नोटिस तक नहीं जाता, उनको चीटी तक, क्या बोलते हैं उसको, चीटी भी नहीं चुकता आपको इलेक्शन कमीशन पर। और रेवंत रेड्डी यहाँ खुलेआम गाली देते हैं। रेवंत रेड्डी इतना गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों में केसीआर को, देखो उनको भी हमने अभी तक इलेक्शन कमीशन को 30 से ज्यादा कंप्लेंट दे चुके हैं, एक भी कंप्लेंट पे, एक भी शिकायत पे कोई एक्शन नहीं। रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, पर केसीआर को 48 घंटा बंद कर। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आवाम से, आप देखिए किससे डर रहे हैं मोदी। राहुल जी का नहीं बंद होता प्रचार, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, उनको फायदा होता है। जहां जहां राहुल जाता है मोदी को फायदा होता है यार, इसलिए उनको और जोरों शोर से सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां जहां लीडर ताकतवर है उनको बंद करते हैं। काफी मसला नहीं है। रोहित वेमुला की जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसमें सियासी प्रेशर है, ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहे हैं। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक और मिसाल कि रेवंत रेड्डी बीजेपी का है। अब राहुल खुद उसके मैनिफेस्टो में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि रोहित वेमुला एक्ट बनाएंगे, और रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट बोलती है रोहित वेमुला दलित नहीं है। मतलब क्या होगा, किसके साथ है रेवंत रेड्डी? सीधी बात, राहुल जी का इज्जत फलूदा मिला है यहाँ पे, क्या बोलते हैं ज्यादा से। राहुल जी बोल रहे थे कि रोहित वेमुला एक्ट लाएंगे क्योंकि वो दलित है और सुसाइड हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई, और रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट अभी बोल रही कि वो दलित है ही नहीं। तो राहुल जी का इज्जत तो मिला भी है ना। एक पहलू छूट गया आपके पास, उसी वोट फॉर नोट का केस है क्या आपका? और आपको क्यों लगता है मैं बोल रहा हूँ कि ये आदमी बीजेपी में जाएगा? उसको उसी चीज का डर है भाई। 24 जुलाई का डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 4 जून के बाद ये आदमी नहीं रहता कांग्रेस को। आप लिख के रख लो, उस्ताद और चेला दोनों थे। अब मैं उस्ताद के बारे में, चेले के बारे में नहीं बोलता हूँ, बट इस आदमी के बारे में, कांग आरएसएस जो लीडर है यहाँ के, ये आदमी के बारे में जरूर बोलूंगा। डर है इसको, क्योंकि 8 साल हो गए बड़े भाई वो किस्से को हुए, 8 साल हो गए। 8 साल में क्या हुआ? पूरा तहकीकात खत्म हो गया, छानबीन हो गया, फोरेंसिक पूरा तैयार है, उसको कोई बदल नहीं सकता। बस कोर्ट एक बार सुन ले, कार्रवाई हो जाए, खत्म मामला। तो इस वजह से डर है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी बीजेपी में जाके डुबकी मारता। हाँ, कई लोग पूछते हुए कहीं को जाता भाई, चीफ मिनिस्टर है ना, कहीं को जाता भाई तो उसमें जाना पड़ता, वरना जेल में जाना पड़ता है। आदमी डरा हुआ कहाँ लड़ता है, मोड़ी से लड़ता है इसमें दम इसमें। वो तो बोल रहे हैं। अब मैं एक चीज और बोल दूं आपको, जब केसीआर और मैं यहाँ पे बोलते हैं, हमारे सर लीडर और हम बोलते हैं यहाँ पे कि आदमी पैसे खा रहा, बिल्डरों से पैसे ले रहा, हम पे बहुत चिल्लाया ऐसे, केस भी लगा दिया मेरे। मोदी आके बोला आधार टैक्स, महेश्वर रेड्डी बोला, किशन रेड्डी बोला बिल्डर से पैसे ले रहा है, दिल्ली भेज रहा। एक बीजेपी लीडर का भी नहीं काउंटर करता। देखो, एक बीजेपी लीडर पे भी केस नहीं होता। दम नहीं है क्या? डर है क्या कि आपके अपने हैं इसलिए ज्यादा नहीं? देखिए वो तो कहता है कि मुझे 15 दिन जेल में रहकर मैं डरा क्या, कौन क्यों डरूंगा? 15 दिन क्या वो आजादी के लिए लड़ रहे थे क्या? हरकतें ऐसी उनकी, खुलेआम पकड़े गए 50 लाख रुपए के साथ, एक चोर को ले जाके अंदर डाले, गलती क्या है उसमें? क्रिमिनल आदमी है। आजादी के लिए लड़के गए क्या, गिरफ्तार हुए क्या? वो कोई मेडल है क्या उनका? अब ऐसे सवाल अगर आप पूछेंगे क्या बोलूं? 15 नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, 15 दिन तो गए वो, बाद में बेल मिला, वापस आया। अब खौफ इस बात का है, डर इस बात का है कि कहीं 7, 8, 10 साल ना जाना पड़े, फिर बाहर जब तक निकलेंगे रिटायरमेंट हो जाएंगे ना, वो मसला है। आप नहीं समझ रहे? तो इलेक्शन के बाद एनडीए का साथ देंगे या इंडिया? वही तो तकलीफ है आपसे, वही तो तकलीफ है आपसे। फर्स्ट प्रेफरेंस वही बोल रहा हूं, तकलीफ आपसे यही है कि आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेट मैच चल रहा है क्रिकेट दोनों टीम के बीच में। नहीं है भाई, यहाँ पे गेंद पिच 2 तरफा नहीं है, पिच 4-5 तरफ है, 2 टीम्स के बीच में नहीं चल रहा मुकाबला।
गलतफहमी हुई है। यहाँ काफी सारे पार्टी ऐसे हैं, 13 से ज्यादा पार्टी ऐसे हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया में, जो भी फ्रंट बनेगा और वो फ्रंट को अगर कांग्रेस को बाहर से मजबूर में मदद देना पड़े तो क्या मालूम। कांग्रेस अगर ये चाहती है कल हिंदुस्तान फिर एक बार मोदी के कब्जे में ना जाए तो कांग्रेस को आने दो बाहर, जैसे चंद्रशेखर को सपोर्ट करे इससे पहले, और लोगों को सपोर्ट करो, आने दो, क्या पता क्या होगा। तो मैं ये बात देखो, बस हम मोदी से लड़ रहे हैं इसलिए आज जेल में, मुझे मैं सीधी बात में पूछ, आज क्यों नहीं कांग्रेस के कोई बड़े लीडर जेल में, मुझे बताओ, सीधी बात, सीधी सवाल। जो लोग लड़ रहे हैं, केजरीवाल लड़ रहे हैं जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, कविता जेल में, शायद कल मेरे को भी भेजेंगे या किसी और को भेजेंगे हमारी पार्टी से, इसलिए मैं बोल, जो लोग लड़ रहे हैं वो जेल में, बाकी सब मोदी के जेब में। चिदम्बरम तो जाके आया 10 महीने। कब? चिदम्बरम कब गए थे? आप भी भूल गए, मैं भी भूल गया। जब नहीं लड़ रहे थे तब गए थे, अब जब लड़ाई हुई तब तो नहीं। मुझे सीधी बात बस, नेशनल हेराल्ड केस है, यंग इंडिया केस, क्यों नहीं कार्रवाई होती, क्यों नहीं, अगर ये शैडो फाइटिंग जो चल रही है, मैं मारा तू रो लिया, इसे जो एक्टिंग चल रही है, अगर इसमें कुछ दम है तो क्यों नहीं कार्रवाई होती यंग इंडिया पे, नेशनल हेराल्ड पे, क्यों नहीं सोनिया जी पे और राहुल जी पे कोई एक्शन लिया जाता, क्यों नहीं ईडी केस करती उन पे। ये जो नौटंकी चलता कि भाई हमारे इनकम टैक्स फ्रीज कर दिए, ये करे वो करे, अरे यार कुछ करो तो ढंग का करो ना, लड़ना है तो सीधा लड़ो। ये क्या है, बड़े बड़े लीडर जो बाहर घूम रहे कांग्रेस के, सब पे केस है। और हैरान की बात ये, तकलीफ इस बात की होती है, अब हर रीजनल पार्टी को लोग गलत दबा देते, केजरीवाल बंद, सोरेन बंद, कविता जी, पिनराई विजयन की बेटी पे केस कर दी, केरल चीफ मिनिस्टर, स्टालिन के दामाद पे कर दी, कांग्रेस पे क्यों नहीं कर रही, मुझे बताओ। अगर कर भी रहे तो क्यों नहीं कार्रवाई, क्यों नहीं होती, क्या अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच, क्या मिलावट है, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। खैर छोड़ो, कैमरा ऑन है, बंद भी कर देंगे तभी बात करेंगे, आप समझने की कोशिश करो। ये एक आप एक चीज समझ लो बस, अगर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कल हमारे कई सारे लीडर लोग बैठे थे तो हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना बोल रहे थे कसन, जब तक राहुल है तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं, सीधी बात। जब तक आदमी है, तेलुगु में आपके तेलुगु लाता है इसका मतलब गड्डी बॉम्ब में कुक्का बोल मालूम उसका मतलब हुआ क्या हुआ, ना वो ना खाता, घास तो नहीं खाता, किसी को खाने देता। अभी आदमी वैसी ना हटता ना बैठता, क्या करना बोलो। कांग्रेस पार्टी के लीडर खुद बोल सर आपको कितनी सीटों का मुकाबला देखना चाहिए? 10-12 सीट हम निकाल देंगे। अब क्या होता, ये सर्वे करे, वो सर्वे करे, हम भी आवाम के पास जा रहे हैं, हम भी आवाम का रिस्पांस देख रहे हैं। आप भी आइए हमारे साथ एक दो जगह, आपको भी पता चलेगा। आवाम आई कितनी, ये नहीं बोल रहा हूँ, संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोग आए इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, जो मैं सच बोल रहा हूँ, 5 महीने पहले नहीं था, आज देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में 5 महीने पहले भी था, आज भी, पर बाकी अजलाओं में जो एक देखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पिछली बार 9 जीते, उससे पहले 11 जीते, इस बार शायद 11 से ज्यादा जीते। हैदराबाद के आवाम को आप लोग असेंबली के इलेक्शन में समझा दिए, हैदराबाद से फिर अजला के लोगों को क्यों नहीं समझा? सीधी बात, हैदराबाद में एक पॉजिटिव लहर इसलिए थी क्योंकि एक सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाई, इसलिए थी क्योंकि हैदराबाद की आवाम बिजी है। यहाँ देखो बस, आप भी हैदराबादी, मैं हैदराबाद में, सुबह हम लोग उठते 6, 6:30 या 7 बजे, उठने के बाद भागम दो, फिर शाम में घर पहुंचते 7:30, 8, थोड़ा खाना वाना खा लिए, टीवी देखे, बीवी बच्चों से बात करी, सो गए। कहाँ आपके पास टाइम है, मेरे पास टाइम है बेकार में फजूल का सोशल मीडिया देखने। अब डिस्ट्रिक्ट में क्या है, केसीआर साहब जब से आए, काफी जमीनों की काफी कीमतें बढ़ गई, रैतु बंधु आ गया, अगर आपका 5 एकड़ भी है तो 25,000 आपके अकाउंट में पड़ जाता है, काफी टाइम है, और पानी की सहूलत है, बिजली है, हर चीज है, आपका पूरा खरीदारी भी गवर्नमेंट कर लेती, जो भी आप खेती उगाएंगे बनाएंगे, फसल भी आपका गवर्नमेंट खरीद लेता। तो क्या हो गया, बच्चों के पास काफी टाइम हो गया, तो ये लेके बैठे, जियो सिम डाल लिए, बैठ गए। क्या हो गया उसमें, ज्यादा जो गाली गलौज करता उसका ही सुनते। अब आप बहुत अच्छे शख्स हैं, उनके मैं अच्छे आपके तारीफ में
कुछ कहो कोई नहीं देखता। अगर आपको मैं चोर बोलूं, ये बोलूं, वो बोलूं, वो देखते, वो कई को देखते, मेरे को नहीं मालूम। और एक क्वेश्चन नहीं, 28 दिसंबर को क्या था एक क्वेश्चन? सुनते तो इसलिए कह रहा हूँ, जो हजलाओं में क्या हुआ, एक नेगेटिव कैंपेन जो हुआ, बेबुनियाद कैंपेन, उसको लोग विश्वास थोड़ा कर लिए। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हथेली में जो जन्नत दिखा दी कि हम ये करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तेलुगु में एक बोलते हैं डिमांड गुडी दे बाबू, उसे लग गया तुक्का, आ गया। अब उनको भी नहीं पता था भाई कि आएंगे वो, वरना इतने सारे प्रॉमिस नहीं करते हो। अब फंस गए। लास्ट में असेंबली 28 दिसंबर 28 दिसंबर को एक क्वेश्चन किया क्या वो बीआरएस आवाम से दूर हुई या आवाम बीआरएस से दूर हुई? कहीं नहीं दूर हुई, ना आवाम हुई ना हम हुए। आप एक चीज समझ लो, अगर हम हारते बहुत ही बुरी तरह से, आपका सवाल में कुछ कम था, हम जीते 39 आउट ऑफ 119, 1/3 है, और हम हारे 14, करीब करीब 6-5 हजार के नीचे। अगर इन 14 में से 7 भी निकाल लेते, आज क्वेश्चन आप ना पूछते, मैं आपको रख दूं, आज हमारी हुकूमत हो। मैं सिंपल, हारे बहुत कम फर्क से हुए, 1.8%। अगर आप पूरा पोल वोट देखेंगे तो 4,22,000, इतना ही फर्क है। आपको कैसा लग रहा है? आपके हरीफ जमात आपके साथ में आपको उन्होंने बताया कि हमारे साथ नहीं है। ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं जाके निजामाबाद, ऑफिशियली निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौन असद भाई? असद उनके जो लोग हैं वो करे, करके बोले कि हम हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे रिलेशन है असद साहब के साथ, हमारी दोस्ती है असद भाई के साथ, क्योंकि वो सदर है पार्टी। अगर वो कुछ कहेंगे और उसको लेकर अगर आप मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर किसी ने निजामाबाद में कहा, करीमनगर में किसी और ने कुछ कहा, मैं क्या बोल सकता हूँ? आप उनको पूछना चाहिए। तो आपको लगता है कि आपके हरीफ आपके साथ, अवाम हमारे साथ है? मैं हरीफ की बात अवाम की बात। साहब आपके कैडर के साथ नाइंसाफी है, बोलते आपको कुछ एहसास हो रहा है जो मूवमेंट से आपके साथ दे रहे थे? भाई एक बात बोलो, भगवान भी हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हम इंसान। तो अगर हम में कुछ कमियां हैं, थोड़ी गलतियां हो गए, जरूर हुए होंगे, एहसास की बात, हाँ बिल्कुल, बहुत वक्त मिला इंट्रोस्पेक्शन की, तो हाँ कुछ हुए। पर एक बार जरूर कहूँगा, अवाम में भी एहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हो गया, हम में भी एहसास हो गया कि हमने भी कुछ कमियां गलतियां हमने भी की। तो अच्छी बात है, जो 5 महीने की जो एक ब्रेक थी, अच्छी बात है। दोनों को एक दूसरे का एक बार अहमियत समझने को एक मौका मिला। एक बार अगर कुछ गलतियां भी है तो सुधारने का एक मौका। तो कल जाके अगर 10-12 सीट जीतने के बाद क्या होगा आगे जाके, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, फिर होगी बात। 4 जून के बाद चीफ मिनिस्टर कौन है? इस रियासत की बात कर रहे हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि कौन से पार्टी के रहेंगे, कांग्रेस के जो है वो रहेंगे या ना रहेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे, आपको इसको नहीं, आप ये बोले कि 4 जून के बाद चीफ मिनिस्टर रहेगा। मैं ये नहीं बोला, मैं यही बोला कि 4 जून के बाद काफी सारे चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे आप भी देखिए, मैं भी देखिए। पूरा सस्पेंस सिनेमा एक ही बार खोल दिया तो क्या फायदा है? सस्पेंस